हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 फ्यूल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो आप जो है उनको देख सकते हैं। मैं ऊपर आई बटन में मैं यहाँ पे जो है आपको वीडियो टैग में कर दूंगा और वहाँ पे आपको लिंक भी आपको प्रोवाइड मैंने करा रखे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। उसको देखिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और आज हम लोग जो है फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हु इज़ फ्यूल, सबसे पहले फ्यूल कौन है। फ्यूल जो है फ्रेंच मैकेनिकल माइनिंग इंजीनियर है, मतलब बाय प्रोफेशन ये माइनिंग इंजीनियर थे। और इनको फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, जनरल मैनेजमेंट के फादर कहलाए जाते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर बच्चे कौन कहलाते हैं, टेलर साहब कहलाते हैं। ये जनरल मैनेजमेंट के फादर कहलाते हैं। ओके, और इनका बर्थ जो है 1841 में हुआ। इन्होंने हमको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको दिए। ठीक है, और ये एज ए माइनिंग में एज ए माइनिंग इंजीनियर की तरह काम करते थे। ये बच्चों मैंने जो इमेज उठाई है ये मैंने एनसीईआरटी से उठाई हुई है, आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग फर्दर। 14 प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन इन सिंपली, यानी कि 14 प्रिंसिपल्स जो हैं हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से 14 प्रिंसिपल्स फ्यूल साहब ने दिए थे और उन्होंने उसके बारे में क्या बताया, एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज कैसे दी उन्होंने, मतलब जो छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई कि एक फर्म को क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सारी की सारी छोटी छोटी बातें जो है हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो हम लोगों ने को फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, आइए एक नज़र ब्रीफली डाल लेते हैं कि कौन कौन से हेनरी फ्यूल साहब ने हमको 14 प्रिंसिपल दिए थे। पहला है डिवीज़न ऑफ वर्क, फिर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ कमांड, रेमुनरेशन ऑफ द पर्सनल, स्केलर चेन, इक्विटी, इनिशिएटिव, subordination of individual interest to general interest, degree of centralization and decentralization, order, stability of tenure of personnel, spirit corps। तो ये हमारे 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दे रखे हैं। अच्छा, बच्चों को ये सब याद करने में बड़ा दिक्कत होता है, तो इसमें दिक्कत ना हो बच्चों को, तो उसके लिए हमने हर चीज़ के बारे में, जैसे डिवीज़न ऑफ वर्क है तो डिवीज़न ऑफ वर्क मैंने उसको इमेजेस के फॉर्म में मैंने इसमें समझा के रखा हुआ है कि कैसे कैसे डिवीज़न ऑफ वर्क, हाउ द डिवीज़न ऑफ वर्क इज़ गोइंग टू वर्क। ठीक है, आप इमेजेस के थ्रू ऑडियो विजुअल आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। और उसमें मेन उसमें जो है क्या कहते हैं, इसकी जिस्ट क्या है वो भी हमने एक सिंपल शब्दों में लिख के रखी हुई है। जैसे कि डिवीज़न ऑफ वर्क क्या होता है, स्पेशलाइजेशन इम्प्रूव इफ़िशिएंसी, यानी कि आप जब किसी भी चीज़ में स्पेशलाइज जब आप हो जाते हैं, स्पेशलाइज का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कहते नहीं कि कोई अगर एक काम अगर आप बार बार अगर आप करते रहते हो तो आप क्या हो जाते हैं बच्चे उसमें, अब आप उसमें स्पेशलाइजेशन आप उसमें हासिल कर लेते हो। जैसे मैथ के लिए अगर कहा जाता है, आप लोगों ने बचपन में मैथ तो सभी बच्चों ने पढ़ी हुई होती है, तो मैथ के लिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो। या अकाउंट जैसे आप लोग पढ़ते हो, अकाउंट के लिए आपके सर क्या कहते हैं अकाउंट वाले, आप प्रैक्टिस आप करो। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। यही बात फ्यूल साहब ने भी कही कि स्पेशलाइजेशन हो जाता है इन द वर्क, और वहाँ पे जो है सारी की सारी चीज़ें, एफिशिएंसी भी हमारी क्या होती है बच्चे, इम्प्रूव होती है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग स्पेशलाइजेशन, जैसे ये सारे के सारे वर्कर लोग हैं, वर्कर लोग वर्किंग में काम करेंगे, और ये हमारे सारे के सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे मैनेजर लोग हैं, और ये क्या है, ये हमारा ओनर है। तो ओनर अपना काम करा, ओनर अपना काम करे, मैनेजमेंट अपना काम करे, वर्कर अपना काम करे, तो ये लोग क्या हो जाएंगे, अपने अपने कामों में बहुत अच्छे से ये लोग वर्क कर पाएंगे। अच्छा सर, एक बात मेरे को बताइए कि जब हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क जब फॉलो जब नहीं होगा तो क्या सर, क्या क्या प्रॉब्लम सर हमको फेस करनी पड़ेंगी। अरे बच्चे, इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम सर फेस करनी पड़ेंगी। अच्छा सर, कोई को बता दो। तो सबसे पहले भाई इफ़िशिएंसी जो है ना, वो भैया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन जो है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। जैसे एक बंदा है वो नेता बना घूम रहा है, वो ये वाला भी काम कर रहा है, वो वाला भी काम कर रहा है, सारे के सारे वही काम कर रहा है, अब वो काम फिर वो कुछ नहीं कर रहा, तो इसका मतलब स्पेशलाइजेशन उसको ना उसको हो पाएगा। ओके, और चांस ऑफ गेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क,
यानी कि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी उसका क्या होता है, बहुत सारा चांस रहता है कि भाई ऐसे देखो, ए ने कोई काम करा, वही सेम काम बी ने भी कर दिया, तो भाई एक ही काम को दो दो बार करने का डुप्लीकेशन हो जाना, यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम उसमें आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो डुप्लीकेशन हो जाता है। तो जो मेन जो तीन आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इन द केस consequences of violation of this principle, these are three circumstances which can be there। आप ऐसे लिख सकते हैं, लैक ऑफ एफिशिएंसी, देयर विल बी नो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क एंड चांस ऑफ गेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आप जो है लिख सकते हैं, और आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप जो है एक बार आप अपने एंड से भी आप एक बार रीड करके देखिए। मैंने आपको समझा दी कि पूरा का पूरा कैसे क्या वर्किंग डिवीजन ऑफ वर्क हाउ वर्क करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, व्हाट डू यू मीन बाय अथॉरिटी? अथॉरिटी का मतलब बेटा होता है कि पावर टू टेक डिसीजंस, एंड सर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, उस जो भी आपको हमने मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रखी हैं, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना। जैसे आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे, हाउस कैप्टन्स होते हैं, वाइस कैप्टन्स होते हैं, ठीक है, और आपका प्रेसिडेंट भी होता है आपके स्कूल में, अगर होता होगा तो हाउस कैप्टन तो खैर सभी स्कूलों में होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं बच्चे, वो लोग अपनी अपनी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं बच्चे, फुलफिल करते हैं। अच्छा, उनके पास बच्चे अथॉरिटी भी होती है। सर अथॉरिटी सर कैसे होती है? जैसे कि दे कैन चेक, वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि भाई आपकी जो है प्रॉपर ड्रेस में है नहीं है, ठीक है, आप जो है प्रॉपर आप चीज़ें सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप प्रॉपर लाइन मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो है ना स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, अपने ही बच्चों से स्वयं से क्या करवाता है, मैनेजमेंट करवाता है। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है कैसा होना चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस का मतलब, जैसे कि अथॉरिटी अगर ज़्यादा अगर हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है ना हमारा अनबैलेंस चीज़ें हो जाएंगी, और वहाँ पे जो है प्रॉब्लम ऑफ केओस हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे मिसयूज ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा हो गई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो वहाँ पे भी मिसयूज ऑफ मतलब पावर हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस डेलीगेशन ऑफ पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंपल सा मेन अगर जिस्ट की बात करी जाए, तो ये क्या करते हैं, बैलेंस डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर का सही इस्तेमाल, सही जो है क्या कहते हैं, बैलेंस डिसीजन करना। ऐसे किसी बच्चे को मैंने फॉर एग्जांपल, जैसे आपने क्लास मॉनिटर आपने बनाया, ठीक है, क्लास मॉनिटर को बनाया, हमने उसको क्या कहा, हमने कहा जो बच्चे क्लास में डिसिप्लिन को ब्रेक करते हैं, आप उनका क्या कर लिखिए, आप उनका नेम आप उनका लिखिए। ठीक है, उन बच्चों का उसने क्या करा, नेम उसने लिखा। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये उसके पास अथॉरिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है कि अगर किसी बच्चे को अगर उस मतलब अगर कहीं कुछ जाना है या कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन बन जाती है, तो वहाँ पे भी वो क्या ले सकता है, डिसीजन को ले सकता है, और उस बच्चे को अलाउ कर सकता है फॉर एनी सेक। फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को फीवर आ गया, तो वो बच्चा जो है क्लास मॉनिटर विल अलाउ ऑन अपने बिहाफ पे, और वहाँ पे चीज़ें जो हैं बेहतर हो सकती हैं। तो क्या आपको ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको समझ में आया? अच्छा सर, आपने सर लास्ट वाले में बताया था कि भैया वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, आपने वायलेशन के बारे में बताया था। अच्छा बच्चे, इस वाले में भी सिंपल ही है, वो सिंपल ही होगा। देखिए समझिएगा बात को, जैसे कि इसमें पॉजिटिव इफेक्ट क्या होते हैं, अगर आप इस प्रिंसिपल को अगर आप मानेंगे, तो भैया अथॉरिटी का कोई मिसयूज़ नहीं हो पाएगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है ना कोई भी डिले नहीं होगा। अगर इसका वायलेशन अगर इसका करेंगे, तो वायलेशन में क्या होगा, वायलेशन में यहाँ पे डिले इन वर्क होगा, कंपटीशन ऑफ वर्क होगा ड्यू टू लेस अथॉरिटी। ठीक है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, मिसयूज भी हो सकता है। भाई आप ऐसे समझ लो, पावर करप्ट, बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ। पावर जो है वो करप्ट करती है, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। आप बात को दोबारा से सुनिएगा, पावर क्या करती है, करप्ट करती है, बट एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। आप ऐसे बात को समझिए कि जैसे कि आप क्लास मॉनिटर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग छोटे बच्चे हो, आप लोग अच्छे से रिलेट भी आप लोग कर पाओगे। जैसे क्लास मॉनिटर साहब हैं अपने, उनके पास क्या है, पावर है जी, किसी का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, क्लास मॉनिटर है भाई अपने क्लास के।
तो वहाँ पे अगर उनके पास पावर है तो वो कभी ना कभी क्या हो जाता है, बायसनेस भी आ जाती है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसने चलो बात करी या उसने जो भी हरकत उसने करी मैं उसका नाम नहीं मैं लिखूंगा, या एक बार इसको चलो मैं छोड़ देता हूँ, किसी और का जो दोस्त नहीं है मेरा मैं उसको मैं पिन आउट करके मैं उसका नाम मैं लिख दूंगा। तो जो क्या पावर तो है तो वो क्या कर सकता है, कभी कभी थोड़ा बहुत मिसयूज भी कर सकता है। तो जो बड़े छोटे लेवल पे मैं बात में कर रहा हूँ। और अगर एब्सोल्यूट पावर आ जाए कि भैया क्लास मॉनिटर ही सर्वे सर्वा है, टीचर की कोई वैल्यू ही नहीं है, बात समझ रहे हैं बच्चे, प्रिंसिपल की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्लास मॉनिटर साहब क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा है हम स्कूल नहीं आते हैं, और जो हमारे दोस्त जो हमारे फ्रेंड्स जो हैं उनको भी क्या करना है, आप क्या करो ऐसे ही पास आप करो, ठीक है, क्योंकि हम क्या हैं, हम क्लास मॉनिटर हैं। तो जिनके पास क्या आ गई, एब्सोल्यूट पावर आ गई, यानी कि सारी की सारी पावर इनके पास आ गई। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट पावर तो आनी भी नहीं चाहिए किसी के पास। पावर कैसे आनी चाहिए बच्चे, बैलेंस पावर आनी चाहिए। पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी तो पावर का कभी भी मिसयूज नहीं होगा। अगर पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होंगी तो वहां पे जो है क्या हो जाएगा बच्चे, मिसयूज होने का फुल चांस रहता है जी। ओके, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे डिसिप्लिन। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिसिप्लिन? ओबीडियंस ऑफ रूल्स, यानी कि अपने जीवन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करता है वो जीवन में बड़ा आगे जाता है। सर आप ऐसे समझिए कि विदाउट डिसिप्लिन नो टास्क कैन बी अचीव्ड, यानी कि डिसिप्लिन चाहे वो मैनेजमेंट में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो नेचर में हो, कहीं भी हो, यत्र तत्र सर्वत्र डिसिप्लिन इज ऑलवेज जो है अलाउड, ठीक है। डिसिप्लिन को अगर आप फॉलो अगर आप करेंगे तो आपका सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगा, ओके, सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगा, ओके। और क्या होगा, इम्प्रूव इफिशिएंसी, सिस्टमेटिक वर्किंग रहेगी और एफिशिएंसी क्या होगी बच्चे, बढ़ जाएगी। जैसे आप ऐसे समझ लो, आप जैसे आप घर पे जैसे आप जाते हो तो आपकी मम्मा आपकी क्या बोलती हैं कि आप अपना रूम को क्या रखो, व्यवस्थित रखो, हिंदी में और बोले तो सुसज्जित रखो, ठीक है, अच्छे से उसको वेल मेंटेन उसको रखो। तो उससे सर फायदा सर उससे क्या होगा, जो चीज़ जहाँ पे रखी हुई है आपको पता है कि चाबियाँ कहाँ पे रहती हैं स्कूटी की या बाइक की चाबी कहाँ रहती है, तो आपको चलते टाइम पे आपको ना आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो जी क्या, ये बच्चे एक डिसिप्लिन का पार्ट है, ठीक है। अब जैसे कुछ बच्चे स्कूल, जैसे कुछ बच्चे लेट जाते हैं, तो कुछ बच्चे जो स्कूल लेट जाते हैं तो स्कूल के टीचर्स लोग क्या कहते हैं उनसे कि कम ऑन टाइम, ठीक है, कम ऑन टाइम। तो टाइम पे वो बच्चे नहीं उठ पाते, वाई, बिकॉज दे आर नॉट डिसिप्लिन्ड इन देयर लाइफ, ठीक है। वो टाइम पे नहीं उठते हैं सुबह, जैसे उन्हें फॉर एग्जांपल 7 बजे अगर स्कूल अगर जाना है तो कायदे में कितने बजे, 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, 5 नहीं तो 5:30 तक तो उठ ही जाना चाहिए। तो वो नहीं उठ पाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो वो क्या है, लैक ऑफ डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन जो है कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं सही से हो पाते हैं। डिसिप्लिन डज नॉट मीन ओनली रूल्स एंड रेगुलेशन बट इट ऑल्सो मीन टू डेवलप द कमिटमेंट इन द एम्प्लॉयज टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब डिसिप्लिन का मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि भैया रूल्स एंड रेगुलेशन है, अगर मैं मैनेजमेंट की भाषा में अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि भैया जो कमिटमेंट आपने जो की हुई है वो उसको भी आप क्या करो, उसको भी आप फॉलो अप आप करो, ठीक है। जो आपने एम्प्लॉयज़ के प्रति जो आपने कमिटमेंट जो करी है तो उसको आप क्या करो, अच्छे से आप फॉलो अप करो, ठीक है। फ्यूल्स आप कहते हैं कि भैया सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहना चाहिए, और डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली टू सबॉर्डिनेट बट ऑल्सो फॉर द सुपीरियर ऑल्सो, ठीक है। यानी कि सुपीरियर पे भी डिसिप्लिन का मतलब ऐसा नहीं कि भाई सबॉर्डिनेट है, ये छोटा व्यक्ति है, यही सारा का सारा क्या करेगा, इसकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसका सारा का सारा डिसिप्लिन में ये क्या करेगा, रहेगा। और सुपीरियर लोग जब चाह रहे हैं तब आ रहे हैं, और जब काम करने का मन हो रहा है कर रहे हैं, नहीं करने का मन हो रहा है तो नहीं कर रहे हैं, ऐसे नहीं काम चलता। दोनों को, चाहे वो आपका सुपीरियर हो, चाहे वो आपका सबॉर्डिनेट हो, दोनों को क्या रहना चाहिए, डिसिप्लिन रहना चाहिए। तो उससे क्या रहती है, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से वर्क करती है। क्लियर है। इसका अगर हम लोग वायलेशन अगर हम लोग करेंगे तो वायलेशन करने पे हमको जो है ना कन्फ्यूज़न होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा, केओस हो जाएगा, ठीक है। और हमारे रिसोर्सेज क्या होंगे, वेस्ट हो जाएंगे, रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और वर्क कैसा होगा, डिले होगा। भाई जो काम हमारा 1 दिन में हो जाना था वो काम हमारे कितने दिनों में होगा, 2 दिन में होगा, या वो 2.5 दिनों में होगा। ओके, क्लियर है। तो हमारा क्या हो जाता है, वर्क डिले हो जाता है बच्चे, ठीक है।
अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या आप लोगों को अभी यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? ओके। अगर किसी को कोई दिक्कत है बच्चे, तो हम लोग लाइव क्लास में तो नहीं है ना, अब मैं ऐसे ही में पूछ सकता हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है तो वीडियो को पॉज करें, नीचे जाएं कमेंट सेक्शन में, एक कमेंट अच्छा सा छोड़ें और बताएं कि भैया क्या दिक्कत है, और उस दिक्कत को दोबारा से जो है सॉल्व करा जाएगा वहीं आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है? ओके। और आप लोग फीडबैक भी आप लोग दे सकते हैं कि कैसे हम और इम्प्रूव अच्छा करें, आपकी क्लासेस को कैसे बेहतर बनाएं। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब सिंपल सा है, वन बॉस पर एम्प्लॉय, यानी कि एक बॉस हो, एक बॉस एक एम्प्लॉय, ठीक है? एक बॉस एक एम्प्लॉय, मतलब आप ऐसे समझ लो, आप फिगर के थ्रू आप समझो, जैसे ये अपना एक बॉस है, एक बॉस है अपना, ठीक है? तो ये क्या कर रहा है, ये सारा ये इसके अंदर में 3 एम्प्लॉय इसके अंदर में काम कर रहे हैं, तो ये तीनों एम्प्लॉय को क्या कर रहा है, डायरेक्ट कर रहा है कि भाई आप ऐसे ऐसे आप काम आप करो। अगर यहाँ पे अगर वही अगर 2 बॉस अगर हो जाएं और वो उन्हीं तीनों एम्प्लॉय को क्या करें, वो डायरेक्ट करें, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, केओस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है? और हमारे जो है ईगो, ईगो समझते हो, ईगो, ईगो क्लैश होगा। ईगो क्लैश ऐसे, ये कहेंगे अरे तुमने हमारी बात नहीं मानी, वो कहेंगे अरे आपने हमारी बात नहीं मानी, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसे किसी ने इनका काम कर दिया, किसी ने उनका काम कर दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ईगो क्लैश हो जाएगा। आप समझ रहे हो, इतनी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। क्लियर? ओके। नाउ इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ द वर्क, ठीक है? इफेक्टिवनेस अगर हम इसको फॉलो अगर हम इसको करेंगे तो जो है ना इफेक्टिवनेस भी रहेगी। ओके। और कंफ्यूजन इन द माइंड, अगर जैसे इसको वायलेशन अगर हम इसका पढ़ रहे हैं कि वायलेशन अगर रहेगा तो कंफ्यूजन रहेगा, सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू एस्केप फ्रॉम हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि सबऑर्डिनेट को लगता है कि भैया उन्होंने भी एक काम इन्होंने हमको भी बोला, सेम काम उन्होंने हमको बोल दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, ये जो है ये बंदा क्या कर सकता है, काम चोरी भी कर सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एस्केप भी हो सकता है, और ईगो क्लैश होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। और डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को भैया मेंटेन करना, फिर बड़ा हैंडल करना इज़ अ वेरी, मतलब कहते नहीं है, कठिन चांस हो जाएगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टेट दैट वन प्लान फॉर ग्रुप एक्टिविटीज़, यानी कि एक प्लान रखो एक काम के लिए, ठीक है? मतलब एक डायरेक्शन में आपको काम आपको करना है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब सब काम आप कर रहे हो, सब काम नहीं करने, कोई एक डायरेक्शन करना है, एक काम करना है फॉर अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पढ़ूँ, इफ़ अ ऑर्गेनाइजेशन is producing different line of product like cosmetics, medicine, confectionery, ठीक है? प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं ये लोग, मेंटेन ये लोग कर रहे हैं, इट्स ओन मार्केट, ठीक है? ओन बिजनेस एनवायरनमेंट, ईच डिवीजन मस्ट बी हैव अ टारगेट एम्प्लॉय। अब आप ऐसे समझिए, जैसे कॉस्मेटिक वाला है, कॉस्मेटिक वाला अपना कॉस्मेटिक को मतलब एम्प्लॉयज़ को क्या करेगा, एम्प्लॉय करेगा, ठीक है? मतलब उनको लगाएगा काम पे, और उनकी टारगेटेड ऑडियंस कैसी होगी, अलग होगी, टारगेटेड कस्टमर कैसे होंगे, अलग होंगे। और जो आपका मेडिसिन वाला है, मेडिसिन के अलग होंगे। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में कौन सा काम कर रहे हैं, यानी कि डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, वन प्लान फॉर वन ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी क्या है बेटा, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, उस कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को हम कैसे अच्छे से रन करें, तो वहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा एक हम लोग डायरेक्शन हम लोग उसको देंगे। एज अ मैनेजर आई विल गिव डायरेक्शन टू माई डिपार्टमेंट हाउ टू परफॉर्म वेल। ओके, ठीक है? इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होते हैं अगर हम इसको फॉलो अगर हम इसको करते हैं अपने मैनेजमेंट डिसीजंस में? इसमें ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना आसान रहता है, एफर्ट जो है एम्प्लॉय के यूनिफाइड रहते हैं टुवर्ड द वन डायरेक्शन ओनली। भाई यूनिफाइड रहते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई भी काम है, उस काम को करने के लिए दो लोग चले गए, डुप्लीकेशन हो गया, तो वहाँ पे डुप्लीकेशन का चांस नहीं रहता। भाई यूनिफाइड रहता है, हमें पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल का अगर मैं एग्जांपल अगर मैं लूँ, प्रिंसिपल को पता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैनेजमेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं,
टीचर्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं और स्टूडेंट को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होती हैं। डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन एक ही होता है, बेस्ट रिजल्ट देना, सारे के सारे बच्चों को अच्छे नंबरों से पास कराना। ठीक है, ये एक मैनेजमेंट या किसी भी स्कूल की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या किसी भी इंस्टीट्यूट की क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में काम करते हैं। ठीक है, अब आपके स्कूल आपके खुलते हैं, ऑन टाइम खुलते हैं। ठीक है, टीचर्स ऑन टाइम आते हैं, स्टूडेंट ऑन टाइम आते हैं, पूरे साल भर ऑन टाइम पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं, तमाम तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होता है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में फिर हम लोग क्या करते हैं? फिर हम लोग भाई काम हम लोग करते रहते, फिर एक दिन क्या आता है? रिजल्ट डे आता है। रिजल्ट डे में हम लोग बहुत अच्छा सा परफॉर्म करते हुए फ्लाइंग कलर्स के साथ आगे आते हैं। ठीक है, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मस्ट बी देयर इन लाइफ एंड इन मैनेजमेंट ऑल्सो। अगर हम इसको वायलेशन अगर हम इसका करेंगे तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही बुरा हो जाएगा। सर व्हाट डू यू मीन कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन आप ऐसे समझ लो कि एक साथ कोई काम ही नहीं कोई करेगा, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। और वेस्टफुल ऑफ एफर्ट्स भी वेस्टफुल हो सकते हैं। जैसे किसी ने बंदे ने कोई एक काम कर दिया, दूसरा बंदा वो ऑलरेडी करा बैठा हुआ है, तो वहाँ पे एफर्ट्स क्या हो गए? जो मिस्टर एक्स के थे वो क्या हो गए? वेस्ट हो गए। ठीक है, एमंग द डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफिकल्टी इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में भी काफ़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। कैसे? टू जर्नल इंटरेस्ट। टू जर्नल इंटरेस्ट यहाँ पे बच्चे नहीं लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, अपनी तरफ से नहीं, सॉरी, बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिखना मैं अपने नोट्स में भूल गया। ठीक है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सर इसमें सर आप कैसे समझाएंगे हमको? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जो है प्रिवेल करता है। हर ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल एफएमसीजी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका इंटरेस्ट क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा। अगर हम बात करें स्कूल की, स्कूल का क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे से अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड कराना। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग क्या होते हैं? इंटरेस्ट होते हैं, और वो प्रिवेल भी करते हैं। प्रिवेल का मतलब वो भाई हाई एंड पे रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को देखते हुए हमको जर्नल इंटरेस्ट भी हम लोगों को बनाने पड़ते हैं। अब आप ऐसे समझिए, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपरसेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, यानी कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के साथ हमको क्या करना पड़ता है? कोऑर्डिनेशन बैठाना पड़ता है। ठीक है, और इट हैज़ द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज विद वर्किंग विद द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी कि सेम ऑब्जेक्टिव के साथ काम करें हमारे एम्प्लॉई, एंड इट इज़ ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय का है वही ऑब्जेक्टिव क्या रहना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब इसको सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊँ आपको, तो इसमें आप ऐसे समझ लो, जैसे हमारा वर्कर है, वर्कर क्यों काम करता है बच्चे? वर्कर काम करता है पैसे कमाने के लिए। वर्कर काम करता है पैसे कमाने के लिए, तो पैसा जो है उसको क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्कर की सैलरी कितनी है? 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। ठीक है, अब वर्कर को मैंने ऑप्शन मैंने दिया कि भाई आप क्या कर लो? ओवर टाइम कर लो, ओटी कर लो। ठीक है, ओवर टाइम आप कर लो। ओवर टाइम करोगे तो आपको 500 रुपीज़ जो है पर आवर के हम आपको पेमेंट करेंगे। ठीक है, और जो हमारा होता है, ओनर को क्या चाहिए होता है? मोर मैन्युफैक्चरिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग चाहिए होती है। तो वर्कर और मैन्युफैक्चरर दोनों लोग साथ में मिलके जो है काम करते हैं। वर्कर अपना ओवर टाइम करता है, और जो ओनर होता है, ओनर को ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करानी होती है, तो ओनर जो है अपना ओवर टाइम का पैसा देके वर्कर से काम करा लेता है। तो कुल मिला के सब लोग जब साथ मिलके जब करते हैं, तभी हमारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे से हो पाती हैं। तो ये क्लासिक एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अगर इसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स आइए बच्चों देख लेते हैं। अगर हम इसको फॉलो अप करेंगे तो भाई ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे? अचीव हो जाएंगे। अगर कोऑर्डिनेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन गोल में बहुत अच्छा बेस्ट कोऑर्डिनेशन रहता है। अगर हम इसका करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है अचीव नहीं हो पाएंगे। इवन द एम्प्लॉय विल ऑल्सो सफ़र इन द लॉन्ग रन, यानी कि एम्प्लॉय को भी ना लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है, और एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं रेमुनरेशन फेयर टू एम्प्लॉयज़, यानी कि रेमुनरेशन
जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फेयर वेजेस होने चाहिए। कि भाई फेयर वेजेस जब होंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। ठीक है सर, व्हाट डू मीन बाय फेयर वेजेस? फेयर वेजेस का मतलब जो जितना काम करे उसको उतना पैसा दो, सिंपल है। ठीक है, फेयर वेजेस का मतलब सिंपल ये है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट पेड फेयरली एडिक्वेटली टू द गिवन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या मिलना चाहिए बेटा, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए एम्प्लॉयज को। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, जे मिस्टर एक्स, इनको कितने मिल रहे हैं, इनको 10,000 रुपये मिल रहे हैं जी महीना। ओके, चलो अच्छा भाई एक जीरो और बढ़ा दो, 1,00,000 रुपए जो है महीना मिल रहे हैं। मिस्टर एक्स इज हैप्पी। मिस्टर बाई को, ये मिस्टर बाई हैं, मिस्टर बाई को कितना मिल रहा है, 2,00,000 रुपए मिल रहा है। कब मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है सर, 2,00,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर बाई का जॉब प्रोफाइल अलग होगा, मिस्टर एक्स का एंड मिस्टर जेड का वो जॉब प्रोफाइल अलग है। इन लोगों को 1,00,000 रुपए महीना मिल रहा है, इनको अकेले का 2,00,000 रुपए महीना मिल रहा है। भाई वो काम जिसका जो जैसा काम करेगा उसको वैसा पेमेंट, उसको वैसा मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे डिससेटिस्फेक्शन की भावना नहीं आनी चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में कि भैया कि हम ज़्यादा, ये अगर इसे इन दोनों के बीच में अगर डिससेटिस्फेक्शन की भावना अगर आ गई ना, तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा। एम्प्लॉय टर्नओवर बोले तो एम्प्लॉय टर्नओवर, सर एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय टर्न ओवर, एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब एम्प्लॉय हमको ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ के जाने लगेंगे। वो कहेंगे अरे भैया वहाँ तो किसी को कम सैलरी देते, किसी को ज़्यादा, किसी को सैलरी देते, पता ही नहीं किसको कितनी सैलरी देते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अगर हम लोग इस के पॉजिटिव्स अगर हम लोग देख लें तो पॉजिटिव्स अगर जो है, एम्प्लॉय क्या होते हैं, एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करते हैं। ठीक है, और डिवोशन, कमिटेड रहते हैं, कमिटेड रहते हैं टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव एफिशिएंसी रहती है। ओके, एंड कॉन्सिक्वेंसेज अगर वायलेशन अगर हम इसका करेंगे तो वह एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, वही एम्प्लॉय हमको छोड़ के जाने लगेंगे, एम्प्लॉय इन लोगों को छोड़ के जाने लगेंगे और डिससेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, और डिमोटिवेशन एम्प्लॉयड फील करेंगे कि भैया वहाँ पे तो काम कितना भी कर लो पैसे मिलते ही ना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, फेयर वेजेस शुड बी देयर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आपको आ गया होगा फेयर वेजेस से मतलब क्या था, कि एम्प्लॉयज़ को जो जितना काम करे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, जितना वो काम कर रहा है उसके हिसाब से उसको उतना पैसा मिलना चाहिए, फेयरली वेजेस मिलने चाहिए, नॉन फेयर वेजेस नहीं मिलने चाहिए। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अच्छा बच्चों, एक बात डिस्क्लेमर मैं भी देना चाहता हूँ, 27 मिनट हो रहे हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा, 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, 30 मिनट से, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा साथ में। फ्यूल के प्रिंसिपल्स हैं भैया, छोटे मोटे प्रिंसिपल्स ना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका हर साल। ठीक है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पूछ लिए जाते हैं, इनसे केस स्टडीज आती हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बी रेडी फॉर दैट। ओके, चलो भाई, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स, यानी कि पावर जो है कितने हैंड में है, फ्यू हैंड्स में है। यानी कि ये भाई साहब जो हैं, इन भाई साहब के अंडर में पावर है, और ये पावर क्या कर रहे हैं, अपनी यूज करते हुए इन पे क्या कर रहे हैं, कमांडिंग कर रहे हैं, इनको ऑर्डर इनको दे रहे हैं। ठीक है, और इसको और ये ज़्यादातर किस में होता है, ये बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा होता है। और डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमेशा एवरी लेवल, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है इवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इट एज एवरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन में पावर जो है एवरी लेवल पे होती है, एवरी का मतलब हर लेवल पे होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फ्यूल इट मस्ट नॉट बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज और नॉट कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज, यानी कि सबको पावर अगर दे दोगे तो भैया सबके सब क्या करने लगेंगे, डिसीजन मेकिंग करने लगेंगे। तो जब सारे के सारे डिसीजन मेकिंग करेंगे तो भैया जो काम कौन करेगा, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन कंप्लीट कुछ भी अच्छा नहीं है, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन हो या कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए,
मिक्स होना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन ले लिया तो थोड़ा सा सेंट्रलाइजेशन ले लिया। ठीक है बच्चे, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, द मेजर डिसीजंस ऑफ द एक्टिविटीज सेटिंग अप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, प्लान, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज टू बी सेंट्रलाइज। मतलब प्लान, पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज, मतलब जो सब सोचने वाला काम है, यानी कि माइंड मेकअप वाला काम है, तो वो सारा का सारा कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटीज हमारी करेंगी। ठीक है। और जैसे दूसरा, इसके आगे डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल, जैसे रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है तो रूटीन वर्क कौन करेगा? रूटीन वर्क हमारे एम्प्लॉइज लोग करेंगे, तो वहाँ पे टारगेट फिक्सिंग का काम करवा लो वर्कर से, फोरमैन से करवा लो, तो वो सारा का सारा काम जो है यहाँ पे हो सकता है। कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट गुड फॉर एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिग और स्मॉल। ओके, अगर आगे मैं देखता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं बच्चे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ दिस प्रिंसिपल, यानी कि भैया इसके पॉजिटिव क्या हैं। ठीक है, इसके पॉजिटिव क्या हैं और इसके निगेटिव क्या हैं। पॉजिटिव बच्चे ये है कि भैया बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही मिलता है अगर हम दोनों को फॉलो करते हैं। और डिसीजन मेकिंग कैसा रहता है? फास्ट डिसीजन मेकिंग रहता है। ओके, अगर हम इसको फॉलो नहीं करेंगे तो डिसीजन मेकिंग क्या हो जाएगा? डिले डिसीजन हो जाएगा, और जो है कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन से जो है पावर का क्या हो जाएगा? मिस यूज हो जाएगा। ओके, कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, यानी कि अथॉरिटी का मिसयूज हो जाएगा। भाई सबके पास पावर होगी तो काम कौन करेगा? एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केलर चेन। व्हाट डू मीन बाय स्केलर चेन? क्लियरली हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि क्लियर हायरार्की ऑफ कम्युनिकेशन है स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब होता है लाइन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। ओके, ठीक है। फ्यूल्स आप कहते हैं कि इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड, यानी कि स्ट्रिक्टली फॉलोड होना चाहिए इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ईच एंड एवरी और इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू द की ऑफ दिस चेन, यानी कि की ऑफ दिस चेन का मतलब जो है सबको पता, सबको होना चाहिए कि भैया सारे की सारी इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन हमारी जो है घूम रही है। ठीक है, स्केलर चेन आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, स्केलर चेन का मतलब ये है, अगर कोई बंदा है, जैसे ये भाई साहब हैं अपने, इन भाई साहब ने अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर दी है तो वो इन्फॉर्मेशन इनको पता होनी चाहिए, इन दोनों को पता होनी चाहिए, इनको पता होनी चाहिए, इनको पता होनी चाहिए। यानी कि इन्फॉर्मेशन जब सबको पता होगी तो वहाँ पे जो है केओस का चांस जो है कम कम होगा। ठीक है, अगर किसी को, अगर कोई बात किसी से कहनी है तो वहाँ पे भी हम लोग वैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्केलर चेन, इफ़ जो है क्या कहते हैं, ई वॉन्ट, अगर जैसे क्या कहते हैं सी और एफ जो है क्या करते हैं, आपस में क्या करना चाह रहे हैं? कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे स्केलर चेन में एक ये भी सुविधा होती है गैंग प्लैंक की। गैंग प्लैंक सर क्या होता है? गैंग प्लैंक का मतलब जो है, गैंग प्लैंक परमिट द डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज टू द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है और एक सेल मैनेजर है, तो वो दोनों आपस में बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी क्या है बेटा, उनकी हमारी सेम क्या है, सेम मतलब अथॉरिटी है और सेम वर्किंग जो है कंडीशन है। ओके, क्लियर है? गैंग प्लैंक परमिट जो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है बिटवीन द वर्किंग ऑफ सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इनके पास भाई देखो दोनों ही मैनेजर कैटेगरी के बंदे हैं और दोनों के पास अथॉरिटी क्या है, सेम ही है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके पॉजिटिव्स देख लेते हैं। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो भाई सिस्टमेटिक फ्लो रहेगा हमारा ऑर्गेनाइजेशन में ऑफ इंफॉर्मेशन, इन्फो का सिस्टमेटिक फ्लो रहेगा, कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा कि भाई ऐसा नहीं रहेगा कि किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पता है। ओके, और यहाँ पे जो है अगर मैं इसको फॉलो नहीं अगर मैं करता हूँ तो भाई कम्युनिकेशन गैप रहेगा और वहाँ पे क्लियरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। क्लियर? आई थिंक आपको समझ में आपको आ गया होगा। एक बार मैं दोबारा से मैं बोलता हूँ, वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, एंड सेकेंड नो क्लियरिटी इन अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप, यानी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप में कोई भी क्लियर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा तो वहाँ पे चीज़ें क्योस बनने का चांसेस ज़्यादा है जी। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेने वाले हैं ऑर्डर।
ऑर्डर का प्रिंसिपल क्या कहता है? ऑर्डर का प्रिंसिपल बच्चे सिंपल सा कहता है कि राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी कि राइट प्लेस एट द राइट टाइम रखी होनी चाहिए, वहाँ पे ऑर्डरली चीज़ें प्लेस होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डरली चीज़ें प्लेस होने से मतलब ये है कि दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर डज नॉट मीन दैट द कमांड, इसका मतलब कमांड देना नहीं है, इसका मतलब ये है देयर में बी फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ की फिक्स प्लेस होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे समझ लो, ये मैंने एग्जाम्पल ये मैंने गूगल से मैंने उठाया था, तो वहाँ पे जो है ऑर्डरली ऐसे ये देखिए कोई कैफे टाइप का रन देखो हो रहा है, तो इनके पास अलग सामान है, इनके पास अलग सामान है, इनके पास अलग सामान है, इन लोगों के पास देखिए चीज़ें ऑर्डरली देखिए प्लेस देखिए हो रखी है। ऑर्डरली प्लेस होने में ये फ़ायदा रहता है कि ढूंढने में टाइम खराब नहीं होता। ठीक है, फ्यूल्स आप कहते हैं देयर विल बी फिक्स प्लेस फॉर एवरी मटेरियल थिंग यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन एट अ फिक्स प्लेस। ठीक है, सेट फॉर द केबिन फॉर एम्प्लॉय, जैसे आप लोग ऐसे समझ लो भाई, आप लोग मॉल तो जाते रहते होगे, मॉल जाते हो, मॉल में आप लोग देखते हो किड्स का सेक्शन होता है, फिर मेंस का सेक्शन। अच्छा देखो एक चीज आप लोगों ने देखी होगी भाई, मेंस का जो सेक्शन होता है वो अधिकतर ऊपर बनाया जाता है, यानी कि सेकंड फ्लोर पे बनाया जाता है, थर्ड फ्लोर पे बनाया जाता है। किड्स का सेक्शन नीचे बना दिया जाता है, और वुमेन्स का सेक्शन मोस्ट प्रोबेबली सेकंड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे बनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मतलब ये माना जाता है कि जैसे मेंस का सेक्शन है तो वहाँ पे जो है मतलब मेंस लोग जो है ऊपर तक चले जाएंगे, ठीक है, उनको जाने में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। वुमेन्स के लिए ज़्यादा सुविधा करने के लिए उनको ग्राउंड फ्लोर पे ही रखा जाता है। ठीक है, या जो शॉपिंग के जो आइटम्स होते हैं वो सारे के सारे उस हिसाब से प्लेस करे जाते हैं। जैसे कोई आइटम जैसे ज़्यादा बिक रहा है तो वो फ्रंट पे रखा जाएगा, कोई आइटम कम बिक रहा है तो बैक में रखा जाएगा, या वो ऊपर की शेल्फ्स में रखा जाएगा या नीचे की शेल्फ्स में रखा जाएगा। तो ये सारा का सारा ऑर्डरली प्लेसमेंट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को करना ही चाहिए फॉर बेटर एंड स्मूथ रनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्लियर है? अगर हम इसका पॉजिटिव्स अगर हम देखें तो भाई कोई भी वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है, और स्मूथ और सिस्टमेटिक वे में हमारी चीज़ें जो है हमारी चलती रहेंगी। ठीक है, अगर हम इसका नेगेटिव देखें कि भैया वेस्टेज होगा, भाई टाइम का वेस्टेज होगा, मतलब जो पॉजिटिव्स हैं वही नेगेटिव्स भी हैं। उसके आगे नो लगा दो तो वो निगेटिव हो गया, और उसके आगे सिंपल वर्ड में लिख दो तो भैया पॉजिटिव हो गया। कोई वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एनर्जी नहीं होगा इन द सर्च ऑफ मेन एंड मटेरियल, मेन एंड मटेरियल को सर्च करने में कोई टाइम वेस्टेज नहीं जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऑर्डरली चीज़ें रखते हैं। नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट टू द पीपल एट अ राइट टाइम, ठीक है, यानी कि पीपल जो है मतलब नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, यानी कि राइट टाइम पे हमको जो चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ेंगी। ठीक है, अभी भी कोई चीज़ ऐसे रख दी है तो वहाँ पे ढूंढने का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। दिस प्रिंसिपल कंसंट्रेटेड ऑन द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मशीन एंड देयर शुड बी स्पेसिफिक प्लेस फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हर जगह की स्पेसिफिक स्पेस होनी ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विटी। सर व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी? इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी रिफर टू द काइंड एंड फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एम्प्लॉयज़ का सही से ट्रीटमेंट करना। सही से ट्रीटमेंट करने का मतलब जैसे बेटर ट्रीटमेंट करना। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट इन ओनली ट्रीटिंग विद देयर काइंडनेस एंड जस्टिस, यानी कि बस आप काइंडनेस का सहारा ले लो और जस्टिस का सहारा ले लो। मतलब जैसे कोई अगर गलत है तो उसको गलत कह दो, ठीक है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय जो है आपके बहुत अच्छे से आपके वर्क आपके करेंगे। इसका पॉजिटिव से अगर हम लोग देखें तो पॉजिटिव से एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाइड, एम्प्लॉय जो है सेटिस्फाइड रहते हैं हमारे, और मोटिवेटेड भाई फील करते हैं कि भाई एम्प्लॉय गेट बूस्ट अप इन द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय अपने मोरल में बूस्ट अप पाते हैं, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि भाई सेल्फ अकम्पलिशमेंट की भावना आती है, बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। ओके, अगर हम इसका वायलेशन अगर हम इसका करेंगे तो भाई डिससेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा। सर व्हाट डू यू मीन बाय डिससेटिस्फेक्शन? डिससेटिस्फेक्शन का मतलब अपने काम से खुश नहीं रहेंगे एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाएगा, और अनहेल्दी रिलेशन हो जाएंगे बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में अनहेल्दी रिलेशन रहेगा तो भैया एम्प्लॉय का टर्नओवर तो बढ़ने ही वाला है। मैनेजर से किसी की बन नहीं रही, बॉस से किसी की बन नहीं रही। ओके, तो वहाँ पे जो है एम्प्लॉय टर्नओवर बढ़ जाता है, यानी कि एम्प्लॉय छोड़ के जाने के चांसेस भैया ज़्यादा हो जाते हैं। तो भैया सबको क्या देखो, समान भावना से देखो,
ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट करो सबके साथ में, ठीक है। ये नहीं है कि ये हमारा चहीता है तो उसके साथ हम ज़्यादा अच्छे से व्यवहार कर रहे हैं, ये दोनों चहीते नहीं है तो इनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, या मतलब उनको हम और लेवल में उनकी हूटिंग कर रहे हैं, या उनको जो है क्या कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको शेम कर रहे हैं, ओके, समाज में। तो ये नहीं करना बच्चे, ठीक है। फ्योल साहब कहते हैं सबके साथ समान भाव रखें। फ्योल साहब क्या कहते हैं, तो श्री हनुमान जी भी कहते हैं कि आप सबके साथ जो समान भाव जब रखेंगे ना, तो आपको सब में ही क्या दिखेंगे, राम आपको दिखेंगे। तो ये थोड़ी सी मतलब आपको मैंने स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट से भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक है। नेक्स्ट 12th वाला, सर अभी कितने बचे, बस बच्चे 2 बचे हैं, बस आपका ख़त्म होने वाला है। हाँ मेरे को पता है आज मैंने समझाने में काफ़ी टाइम मैंने लिया हुआ है, लेकिन हाँ उम्मीद करता हूँ आपको शायद समझ में आप लोगों को आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ हिट अ लाइक बटन, और आप लोग जो है ना कमेंट सेक्शन में भाई थोड़ी सा बताया करो कि और मैं कैसे मैं अच्छे से आपको समझा सकता हूँ, और मैं क्या मैं अच्छा आप लोगों के लिए कर सकता हूँ, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में क्या है बेटा, रिड्यूस द एम्प्लॉय टर्नओवर, कि भैया एम्प्लॉय छोड़ के ना जाए, एम्प्लॉय को क्या करो आप, स्टेबल करो। स्टेबल का मतलब एम्प्लॉय को रोक के रखो, एम्प्लॉय को ये भावना दो कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय हम तुम्हारी जॉब को खाएंगे नहीं, और हम आपकी जॉब को निकालेंगे नहीं आपको जल्दी, ठीक है। इट रिफर टू नो फ्रिक्वेंट टर्मिनेशन, यानी कि इसका मतलब सिंपल सा ये होता है, आप एम्प्लॉय का टर्मिनेशन जो है बहुत जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। भाई एम्प्लॉय का टर्नओवर आप जल्दी जल्दी करने लगो, एम्प्लॉय कहेगा अरे यार ये बंदा तो बड़ा बेकार बंदा है, इसके यहाँ तो मेरे को काम ही नहीं करना, आई क्विट, आई क्विट, आई क्विट यानी कि हम क्या करेंगे, हम छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है जी। तो एम्प्लॉय को मतलब जैसे क्या होएगा, एम्प्लॉय से फॉर एग्जांपल ये भाई साहब हैं अपने, ये भाई साहब इनसे कह रहे हैं कि यार मैं छोड़ के मैं चला जाऊंगा, मैं नहीं यहाँ काम कर रहा, बहुत गंदी एम्प्लॉय मतलब बहुत गंदा मैनेजमेंट है, और मतलब चिड़े हुए बैठे हुए हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, आई क्विट, ठीक है। इन्होंने भी कहा कि भाई तुम भाई छोड़ोगे तो मैं भी छोड़ दूंगा, बात को समझना। तो यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट मिसगाइड कर रहा है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैनेजमेंट चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहा है, मैनेजमेंट का फेलियर है, ओके। और यहाँ पे एम्प्लॉय को जॉब सिक्योरिटी भी एक मेजर इशू हो सकता है। जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी अगर रहेगी ना तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होंगी ही होंगी, ठीक है। हमको क्या करना है, इसके पॉजिटिव्स को देखना है। इम्प्रूव द एम्प्लॉय एफिशिएंसी, अगर हम उनको स्टेबिलिटी अगर हम उनको प्रोवाइड अगर हम उनको करते हैं तो जॉब सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ओके। जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, तो वहाँ पे एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, उनको माइंड में ये रहेगा कि हम कहीं भी छोड़ के नहीं जा रहे, या मतलब हमको नहीं निकाला जाएगा। आप ऐसे समझ लो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत क्यों मतलब वो करते हैं, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद क्यों करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जल्दी नहीं निकालती, फायर नहीं करती एम्प्लॉयज़ को। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जल्दी फायरिंग हो जाती है, ठीक है। किसी भी एम्प्लॉय की किसी से नहीं बनी तो उन्होंने क्या कर दिया, उनको फायर उनको कर दिया। तो वहाँ पे ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स रहती है, इसलिए लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा भागते हैं, ठीक है। और अगर हम इसको अगर एम्प्लॉयज़ को अगर हम अच्छा अगर हम ट्रीटमेंट अगर हम कर पाए तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ टाइम भी नहीं होगा, ठीक है। भाई एम्प्लॉय से आता है, एम्प्लॉय हमारी क्या एसेट है भाई। आप लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का तो नाम सुना ही होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमारा क्या करता है, ह्यूमन को क्या करता है, ह्यूमन क्या है, एक रिसोर्स है, रिसोर्स की तरह उसको क्या करता है, वर्क उससे लेता है। अगर उसकी जो जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को क्या करता है, उनको सेटिस्फाई करता है, उनको समझाता है चीज़ों को, ठीक है। तो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनकी प्रॉब्लम्स को जाने से उनको रोकता है, ठीक है। क्योंकि एम्प्लॉय भाई जैसे आपके यहाँ आया, इस बंदे ने कोई काम अगर सीख लिया, और ये अगर जेई काम सीख के अगर किसी दूसरी कंपनी में सर्व अगर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके समय उसने खराब करा, ठीक है। और जब वो परिपक्व जब वो हो गया, जब वो सीख के जब वो सब कुछ सीख गया ना, तो वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चला गया बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, तो गलत बात रहेगी ना। आपका मतलब आपने कुल मिला के आपका टाइम और रिसोर्स आपका खराब आपका हो जाएगा। तो पॉजिटिव सिक्स से यही है कि भैया एम्प्लॉय टर्नओवर को रोकिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर उनको दीजिए, ठीक है। अगर इसको हम बॉयलेट अगर हम इसको करते हैं तो वेस्टफुल रिसोर्सेज इन लर्निंग फॉर न्यू जॉब्स, एम्प्लॉय न्यू जॉब्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जाते रहेंगे। एंड फ्रस्ट्रेशन एंड डिससेटिस्फेक्शन अमंग द एम्प्लॉयज़, यानी कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। और जैसे यहाँ पे आप लोग स्पीकर में आप लोग देख भी पा रहे हो, ये सारे के सारे बंदे कह रहे हैं आई क्विट, आई क्विट, आई क्विट। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे फ्रस्ट्रेटेड हैं, ओके।
लेकिन बच्चे आप फ्रस्ट्रेटेड ना होइएगा जब तक अपना है साथ, और आप लोग अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। ओके, तो ये तो भैया होगी एम्प्लॉय टर्नओवर, ठीक है। इसमें रिड्यूस, इसका मेन जिस्ट क्या है, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी कि एम्प्लॉय को जाने से रोकना, ठीक है। थर्ड एंड लास्ट, वो थर्ड एंड सेकंड लास्ट, एनकरेज एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव, यानी कि एम्प्लॉय इनिशिएट करने में हमको हेल्प करना, ठीक है। एम्प्लॉय को बताना कि भाई आप जो है अच्छे आप कर सकते हो, आप लोग भी प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेमिंग करने में आप अपना योगदान दे सकते हो। इनिशिएट रेफर टू चेकिंग द प्लान एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द सेम, यानी कि एम्प्लॉयज़ से क्या करना है, भाई देखो प्लान्स एंड पॉलिसी लगने किसके वाली है, एम्प्लॉयज़ के ऊपर लगने वाली हैं। तो एम्प्लॉयज़ के ऊपर जब लगने वाली हैं तो वहाँ पे प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को अच्छे से क्या करना, उनको एम्प्लॉयज़ का भी आइडिया लेना, एम्प्लॉयज़ से भी पूछना कि भाई आप क्या, आप कैसे आप चीज़ों को अच्छे आप कैसे आप योगदान आप दे सकते हो। तो वो सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। और प्लान्स एंड पॉलिसीज़ को जब ऐसे जब बनाया जाएगा तो सीधे सारी की सारी चीज़ें जो अच्छे से हो जाएंगी। ओके, एंड एट लास्ट, स्पिरिट डी कॉप्स, यानी कि प्रमोट टीम स्पिरिट, यानी कि टीम स्पिरिट को प्रमोट करना। अगर हम टीम स्पिरिट को प्रमोट अगर हम करेंगे तो एम्प्लॉयज़ हमारे जो है अच्छे से काम कर पाएंगे, और एम्प्लॉयज़ जब अच्छे से काम करेंगे तो वहाँ पे टीम स्पिरिट की भावना आएगी, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल हम लोग कर सकते हैं अच्छे से, और वहाँ पे जो कोई भी प्रॉब्लम्स का सामना आराम से करा जा सकता है। अगर हम इसका वॉयलेशन अगर हम इसका करेंगे तो टीम गोल्स नहीं बन पाएंगे, और टीम स्पिरिट भावना और स्ट्रेस ऑफ इंडिविजुअलिज्म पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट डिकॉप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार पढ़िए और आप लोग समझिए। आई थिंक 14 प्रिंसिपल्स हैं, 45 मिनट्स हो चुके हैं, तो 14 प्रिंसिपल जो है हम लोग अब इस क्लास में हम लोगों ने पूरे कर लिए हैं। 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट के लिए मैं अलग से मैं वीडियो में बना दूंगा, इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, वो मैं आपको पार्ट नंबर 4 में मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने 14 प्रिंसिपल्स आप लोगों ने पढ़े, प्लीज़ रीड आउट फ्रॉम योर बुक, आपके पास कोई भी बुक है, आपके पास एनसीईआरटी है, उससे आप रीड आउट करिए और बताइए कि कैसे चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। आपको क्या, आपको प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम्स आपको आई। अगर आपको ये लग रहा है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो वो भी आप बताइए, ठीक है। अपने सजेशंस खुल के दीजिए, कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। अच्छे से करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बच्चे, अच्छे से करें।